वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा में आज हम पढ़ेंगे सितारों पर जादू। वासंती लिखती हैं, उन्हें बताया गया था कि किसी का भाग्य बदलने के लिए सितारों में हेरफेर की जा सकती है, उन्हें मनाया जा सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार संख्याएं भी भाग्य को बदल सकती हैं। उन्हें बताया गया कि 9 उनका भाग्यशाली नंबर है, इसलिए उनके नाम में एक अंग्रेजी का ए अक्षर जोड़ा गया और वह 2 ए वाली जयललिता बन गई। एक अन्य ज्योतिषी ने हरे रंग को उनके लिए भाग्यशाली बताया। जब वो सत्ता में वापस आई और हरा रंग पहनना शुरू किया तो नौकरशाही भी हरे रंग के पीछे भागने लगी और छत से लेकर गलीचे तक और कलम से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में फीते तक सब कुछ हरे रंग में रंग दिए गए। महिला कर्मचारी हरे रंग के अलग अलग शेड्स की साड़ियां पहन रही थी। 1999 के उत्तरार्ध में ज्योतिषियों ने कहा कि अस्थायी तौर पर ही सही उनके राशिफल में नक्षत्रों की स्थिति प्रतिकूल है। उन्होंने कहा कि वे चीजों को नियंत्रण में रख सकती हैं। उन्होंने एक लंबी सूची सौंपी कि क्या करना है क्या नहीं, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा की तर्ज पर उन्होंने सबका पालन किया। नई सहस्त्राब्दी की शुरुआत उनके लिए अच्छी नजर नहीं आ रही थी। 12 जनवरी 2000 को खबर आई कि अन्नाद्रमुक की पूर्व विधायक मल्लिका को भ्रष्टाचार के आरोपों में दोषी पाया गया है और उन्हें 7 साल का कठोर कारावास मिला है। आम धारणा पुख्ता हो गई कि अन्नाद्रमुक भ्रष्ट है। पार्टी कार्यालय में निराशा का माहौल बन गया। तांसी भूमि घोटाले पर जल्दी ही फैसला आने वाला था। अम्मा का भविष्य क्या होगा, पार्टी का भविष्य क्या होगा। वासंती आगे लिखती हैं, किसी को भान नहीं था, जयललिता को भी नहीं, कि 12 घंटे के भीतर मूड बदल जाएगा। अगली सुबह मद्रास हाईकोर्ट के जज एस तंगराज ने जयललिता को तांसी मामले में बरी कर दिया। जयललिता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। निश्चय ही यह किसी देवता की कृपा थी या फिर नक्षत्रों की दशा में कोई बदलाव आया था। जया टीवी ने बड़े उत्साह से इस बारे में टिकर पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश किया। अगले दिन अन्नाद्रमुक के मुखपत्र नमतू एमजीआर में हेडलाइन थी, धर्म की जीत हुई, दुर्भावना की हार हुई। डीएम के खेमे में घोर निराशा का माहौल था। करुणानिधि और उनके सलाहकारों को इस मामले से पूरी उम्मीद थी। तमिलनाडु के आपराधिक जांच विभाग की विशेष शाखा सीबीसीआईडी ने आरोप पत्र में कहा था कि चेन्नई के गिंडी औद्योगिक केंद्र में सरकारी प्रतिष्ठान तांसी के स्वामित्व वाली 3.78 एकड़ जमीन 1991-92 में जया पब्लिकेशन और शशि एंटरप्राइजेज ने, जिसमें जयललिता और शशिकला की साझेदारी थी, बाजार भाव से कम पर खरीदी थी और सरकार को चूना लगाया था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि जयललिता ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी शक्तियों का खुला दुरुपयोग किया था। जज तंगराज ने आरोप की कानूनी वैधता पर सवाल उठाया। सरकारी सेवक सरकारी परिसंपत्ति हासिल नहीं करेंगे, यह मात्र दिशा निर्देश था, कोई कानून नहीं, इसलिए यह दंडनीय अपराध नहीं था। इसके अलावा इस बात के सबूत भी नहीं थे जिससे अभियोजन पक्ष का आरोप सिद्ध होता हो कि जयललिता ने चाल चली और अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सरकार को धोखा देते हुए जमीन हासिल की। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर है। लेकिन जल्दी ही एक बड़ा झटका लगा उन्हें। विशेष अदालत के जज वी राधाकृष्णन ने, जिन्होंने उन्हें कोयला आयात घोटाला मामले में बरी किया था, जयललिता और उनके पूर्व मंत्रिमंडलीय सहयोगी सेल्व गणपति, आईएएस अधिकारी एचएम पांडे और होटल प्लेजेंट स्टे के मालिक राकेश मित्तल एवं पी शनगोमन को हिल स्टेशन कोडाई कनाल में होटल के अतिरिक्त मंजिल बनवाने के लिए सामूहिक रूप से पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन की साजिश करने का दोषी ठहराया। उन्हें 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत में मौजूद जयललिता सदमे में थी। जब खबर बाहर आम लोगों तक पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। पार्टी मुख्यालय में अन्नाद्रमुक के आम कार्यकर्ता आपे से बाहर हो गए। राज्य में दंगे भड़क उठे। 10 बसें जला दी गई जबकि 90 अन्यों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को मानो लकवा मार गया था। हिंसा तब अमानवीय स्तर पर पहुंच गई जब अन्नाद्रमुक समर्थकों ने धर्मपुरी से वापस आ रही तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय की एक बस को आग लगा दी जो छात्राओं से भरी थी। 3 छात्राओं गायत्री, कोकिलावाणी और हेमलता की मौत हो गई जबकि 16 अन्य जलने से घायल हो गई। जयललिता की प्रतिक्रिया एक हारे हुए बुरे खिलाड़ी जैसी थी। उन्होंने डीएमके पर इस हमले की साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा
कि विरोधी पार्टी 3 सीटों के लिए होने वाले आगामी उपचुनावों से पहले अन्नाद्रमुक की छवि खराब करना चाहती है। करुणानिधि के आलोचक तक जयललिता के इस आरोप को हास्यास्पद मान रहे थे। अन्नाद्रमुक समर्थक हमलावरों के लिए अपने चेहरे या अपराध को छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सभी टीवी चैनलों को रास्ता जाम करने के अपने कार्यक्रम की पूर्व जानकारी दे रखी थी, ताकि अम्मा तक ये जानकारी पहुंच सके कि उनके प्रति उनकी कितनी निष्ठा और भक्ति है। इस दुखद घटना की फिल्मिंग न सिर्फ सन टीवी ने बल्कि जया टीवी ने भी की थी और स्थानीय संवाददाताओं ने तस्वीरों और सजीव वर्णन के साथ इसकी रिपोर्टिंग की थी। अन्नाद्रमुक समर्थकों को बस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाते देखा जा सकता था। वे शिक्षकों और छात्राओं की चीख पुकार पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। जब जयललिता ने घटना के वीडियो क्लिप देखे और सुनिश्चित किया कि हमलावर वास्तव में उन्हीं की पार्टी के समर्थक थे, तो उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। कोई भी कारण नहीं था कि वो हमलावर कार्यकर्ताओं का समर्थन कर पाती। सरकार ने मामले की सीबीसीआईडी जांच की घोषणा की। उन बेचारी लड़कियों की स्मृति उन्हें विचलित करती रही। युवा और प्रतिभावान लड़कियां जो गरीब घर से आई थी और तमाम अवरोधों के बावजूद पढ़ाई कर रही थी, उनके दिलों में बड़े सपने थे। उन मूर्खों के कारण सब खाक हो गया। भविष्य वक्ताओं ने कहा, चिंता नहीं करो, कुछ परिहारम प्रायश्चित की जा सकती है। अपने पाप धोने के लिए आपके पास हमेशा कई विकल्प होते हैं। कल हम पढ़ेंगे देवताओं की पूजा। तो फिर मिलते हैं कल।